गुड मॉर्निंग दोस्तों, आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो लेक्चर है ये भी पॉलिटी से है। आपका जो जीके का क्विज होने वाला है एनएसटीएम फाउंडेशन में या फिर भारत का कोई भी एग्जाम है उसमें ये काम आने वाला है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियां हैं, इन सभी के बारे में। देखिए, जो हम लोग का संविधान है, हम लोग का जो संविधान है लिखित, दूसरा लिखित सबसे बड़ा संविधान है। पहला अगर पूछे लिखित संविधान सबसे पहला विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है तो अमेरिका का है। और हम लोग का जो लिखित संविधान है पूरे विश्व का अध्ययन करने के बाद, पूरे विश्व का अध्ययन करने के बाद, सारे देश के प्रावधानों से कोई अच्छी चीजें लेने के बाद हमारे देश का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। देखिए, हम लोग का जो संविधान है बनने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। जब हम लोग का संविधान बन के तैयार हुआ था तो 8 अनुसूचियां थी, 395 अनुच्छेद थे यानी कि आर्टिकल थे और 22 भाग थे। ठीक, वर्तमान में जो स्थिति है थोड़ी सी अलग हो गई है। अब वर्तमान में 470 से प्लस आर्टिकल्स हो गए हैं, 12 अनुसूचियां हो गई हैं और 25 से ज्यादा भाग हो चुके हैं। अब आप YouTube पे पढ़ते होंगे बाकी सब टीचरों से, वो आपको 22 भाग ही पढ़ाते होंगे, लेकिन ये करंट का डाटा है तो करंट में कुल मिला के 25 भाग है। क्या देखिएगा, करंट में हमारे संविधान में कुल 25 भाग है। जब हम लोग का संविधान बनकर तैयार हुआ था तो 22 भाग थे, लेकिन करंट में हमारे संविधान में कुल 25 भाग हैं। देखिए, संविधान में 25 भाग तो हैं, ठीक, तो ये आखिर भाग क्या है? ये भाग कुछ है नहीं, जो आर्टिकल के जो समूह है ना उनको ग्रुप बना बना के अलग अलग श्रेणियों में रख दिया गया है। इसी को क्या करते हैं? संविधान के भाग करते हैं। देखिए, पहले भाग में क्या दिया हुआ है कि भारत राज्यों का संघ है। पहली अनुसूची हो, पहला आर्टिकल हो, संविधान का पहला भाग हो, सब में क्या लिखा हुआ है? भारत राज्यों का संघ है। क्या लिखा हुआ है? भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक में इसका वर्णन किया गया। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर मैं लिखूंगा तो आप शायद इसको समझ ना पाए, इसलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने इसे ले लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत राज्यों का संघ है। पहले भाग में क्या लिखा हुआ है कि भारत कुल राज्यों को मिला के एक संघ है। आप पूछेगा कि संघ वर्ड का वर्णन क्या आपके संविधान में किया गया है? तो याद रखिएगा, हम लोग के संविधान में संघ का वर्णन बिल्कुल नहीं किया गया, यूनियन का वर्णन किया गया है। यूनियन का वर्णन किया गया, इसका वर्णन नहीं किया गया। ये हम लोग बोलने को बोल देते हैं। आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे उसमें भी लिखा होगा, लेकिन संविधान की जो वास्तविक बुक है ना, संविधान का जो बुक है भारत का संविधान, उसमें देखिए यूनियन लिखा होगा, संघ का कहीं वर्णन नहीं है। क्वेश्चन इससे भी बनते हैं। तो कितने से कितने आर्टिकल तक है? 1 से लेकर 4 तक में किसका वर्णन है? भारत राज्यों का संघ है। इसमें क्या बताया गया है कि इसमें आर्टिकल 1 के तहत भारत राज्यों का संघ है। दूसरे में क्या किया गया है? भारत में राज्यों का गठन करना, किस प्रकार राज्यों का प्रवेश होगा उसके बारे में बात की गई है। आर्टिकल नंबर 3 में कहा गया है कि भारत क्या करेगा? राज्यों को क्या नाम है, आने वाले नए राज्यों का भी प्रवेश करेगा। और 4 में क्या किया गया है कि 4 में उसके प्रावधानों का वर्णन किया गया है। देखिए, इसको आप सुनते हुए चलिएगा, अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर लीजिएगा, मैं इसलिए धीमा बोल रहा हूँ। दूसरे भाग में क्या दिया है? दूसरा भाग दिया हुआ 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता का वर्णन है। अब देखिए, नागरिकता कैसे पालेंगे? या तो आप जन्म से पालेंगे, या तो आप वंश से पालेंगे, या तो आप यहाँ के कानून को फॉलो करेंगे उसके अनुसार पालेंगे, या तो हम कहीं कोई भारत देश किसी देश पे कब्जा करता है और उसकी भूमि को जीत के अपने भारत भूमि में शामिल कर लेता है तो उससे नागरिकता मिल जाएगी। और एक प्रावधान क्या होगा कि स्वेच्छा से नागरिकता छोड़ देंगे तो क्या चली जाएगी? हमारी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। या तो हम देशद्रोह करेंगे देश के साथ, या हमारे ऊपर कोई देशद्रोह का आरोप लगेगा, या फिर हम किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो हमारी नागरिकता समाप्त की जाएगी। किसके अनुसार? 5 से 11 के तहत। इसमें प्रावधान किए गए, इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। CAA आया होगा, NRC जो असम में लागू किया गया था तो बवाल मचा था, तो उससे ही संबंधित है। तो भाग 2 में 5 से 11 नागरिकता का वर्णन है। मौलिक अधिकार, यही तो है हम लोग की आत्मा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे क्या कहा है? ये इसे संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन देशिका को भी भारत के आत्मा करते हैं। लेकिन पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस संविधान की आत्मा कहा है? तो याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा का दर्जा दिया है, संविधान की आत्मा कहा है। याद रखिएगा, इसमें कुल मिला के हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक, 6 मौलिक अधिकार है। पहला है समता या समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शिक्षा संबंधित अधिकार, चौथा है धार्मिक संबंधित अधिकार, 5वां है आपका क्या नाम है अल्पसंख्यकों के हितों का अधिकार, 6वां है क्या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके ऊपर डीपली वीडियो भी मेरी पड़ी हुई है आप यूट्यूब पे, हमारे चैनल्स पे, आप उस पर भी देख सकते हैं। ठीक है,
चौथे में क्या है आपका नीति निर्देशक तत्व के, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये क्या होते हैं, नकारात्मक, ये सकारात्मक होते हैं। अगर मान लीजिए मनरेगा चल रही है राज्य में, ठीक, वो राज्यों के ऊपर है, 100 दिन का दें रोजगार, 200 का दिन का रोजगार दें, अकुशल वर्ग के लिए है, जैसे मजदूरी, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होता है, कुशल नहीं होता है, उसको कोई तो काम दे सरकार देगी, तो क्या करेगी, मिट्टी उठा के यहाँ से वहां ले जाओ, सड़क बनवाने में हेल्प करो, मजदूरी करो, कमाई करो, ये सब किसके तहत चलाती है, सब राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत। अब पता चला कि 100 लोगों को रोजगार मिल रहा है, एक गाँव में 1000 लोग हैं, 999 लोग को मिल रहा है, एक लोग को नहीं मिल रहा है, तो क्या वो केस कर सकता है, नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि ये जो है राज्य के ऊपर निर्भर करेगा कि राज्य जैसे जैसे सुदृढ़ होती जाएगी वैसे वैसे क्या करेगी, सबको रोजगार देती जाएगी। अब कोई हमें ये, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। अगर राज्य किसी को सब कुछ नहीं दे पाती है, कुछ लोगों को दे पाती है, तो क्या होगा, इसके तहत हम कोर्ट में राज्य को नहीं खींच सकते, क्योंकि ये हमारे मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक, इनमें क्या किया गया है, 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। इनमें क्या किया गया है, 6 से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा का प्रावधान देगी, पोषण का ध्यान रखेगी, कौन, राज्य सरकार करेगी। तो अगर शिक्षा का अधिकार इसमें था, शिक्षा का अधिकार इसमें भी था, तो इसको इसमें से उसमें क्यों शामिल कर दिया गया। सीधी सी बात है, शिक्षा का जो अधिकार है हमारा मौलिक अधिकार है और वो हमें मिलना ही चाहिए, इसलिए इसको इसमें शामिल किया गया। अगर हमें शिक्षा नहीं मिलेगी, राज्य सरकार फ्री में नहीं देगी, भारत सरकार, तो हम इसके तहत केस कर सकते हैं, लेकिन इसके तहत केस नहीं कर सकते, इसलिए इसको इसमें से शिफ्ट करके मौलिक अधिकार में वहां शामिल कर दिया गया। अब आप समझ चुके होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथे में क्या है, मूल कर्तव्य का वर्णन है। देखिए पहले हमारे पास 9 थे, फिर 10 हुए, लेकिन वर्तमान में हमारे पास 11 मूल कर्तव्य है। अब 11 के 11 तो आपको याद होने से रहे नहीं एक वीडियोस में, और मैं बार बोल के आपको याद भी नहीं करा पाऊंगा, कुछ पॉइंट्स आपको याद करा दूंगा। जैसे कि मान लीजिए क्या नाम है, पर्यावरण की सुरक्षा रखेंगे, अपने वातावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे, क्या करेंगे, हम तिरंगे का सम्मान करेंगे, अपने देश का आदर करेंगे। ये सब प्रावधान किसमें शामिल किए गए हैं, इसमें मूल कर्तव्य में। 44वें संविधान संशोधन के तहत रूस से या फिर यूएसएसआर से इसको शामिल किया गया था। 44वें संविधान संशोधन के तहत, कब, 1978 में, याद रखिएगा। पूछेगा कि मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया, तो 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में से रूस से, यूएसएसआर से, जो ऑप्शन मिल जाए आपको, रूस मिलेगा रूस पे मारेंगे, यूएसएसआर मिलेगा यूएसएसआर पे मारेंगे। एक ही चीज है, अगर आपको मिलना होगा तो दोनों में से एक मिलेगा, एक साथ दोनों कभी नहीं देगा। अगर दोनों एक साथ दे दे तो यूएसएसआर पे चले जाइएगा, सोवियत संघ, ठीक है। 6वें में क्या है, राज्य 152 अनुच्छेद से लेके 237 तक राज्य के कानूनों का वर्णन है। अब जैसे 152 में आप सुने होंगे कि राज्यों के लिए राज्यपाल की व्यवस्था की गई है, ठीक। 53 में उसकी शक्ति का वर्णन किया गया, 54 में उसके निर्वाचन का वर्णन किया गया, 55 में उसके कार्यों का वर्णन किया गया, 161 में उसके ऊपर महाभियोग का वर्णन किया गया है। महाभियोग नहीं कहते हैं उसको, सजा देने का प्रावधान, उसको हटाने का प्रावधान कहेंगे। महाभियोग शब्द का उल्लेख केवल राष्ट्रपति के लिए किया जाता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक। तो राज्य का वर्णन है 6ठे भाग में, 152 से लेकर 237 तक। 7वें में क्या है, 7वें में संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार जो था हम लोगों का 7वां मौलिक अधिकार में शामिल था, उसको 7वें संविधान संशोधन का था 300A में, यानी कि 300A में इसको शामिल कर दिया गया। 7वां जो हमारा जो था उसको निरस्त कर दिया गया, तो उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, उसको भूल जाएंगे, 8वें पे आ जाएंगे। संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है कि संघ राज्य क्षेत्र यानी कि क्या, यूनियन टेरिटरी, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके कार्यों का निर्वहन राष्ट्रपति किस प्रकार करेगा, सरकार किस प्रकार करेगी, वो इस आर्टिकल में वर्णित किया गया है। कौन करेगा वो भी इसमें लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है, भाग 8 आर्टिकल नंबर 239 में डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनता है आपसे, ठीक। 9 में पंचायत का वर्णन किया गया है। पंचायत यानी कि वही ग्राम पंचायत, उसी का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन भी बनता था, मैंने बिहार ESI का एग्जाम दिया था, BPSC का एग्जाम दिया था, और यहाँ तक कि UPPCS और UPSC में भी इसका क्वेश्चन आया हुआ था, तो आप इसको हल्के में ना लें। ये 9वां जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गांधीवादी विचारधारा पे आधारित है। ये क्या है, 243A से लेके 243O तक वर्णित है, पंचायत के कार्यों का वर्णन है। 9 के A में, यानी कि 9 के क में, या फिर इंग्लिश में बोले तो 9 के A में वर्णित है किसके बारे में, नगर पालिका। 243P से लेके 243ZG तक इसका वर्णन है, किसका, नगर पालिका का वर्णन है, कि नगर पालिका को कार्यों का निर्वहन किस तरीके से किया जाएगा, नगर पालिका जो है हमारी कार्य किस तरीके से करेगी, और नगर पालिका अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है कि नहीं करती, सभी प्रावधान 9 भाग 9 के A में शामिल किए गए हैं। 10वें में क्या है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के क्षेत्र का वर्णन है।
कौन निर्धारित करता है? प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करता है। देखरेख कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रावधान कौन शामिल करता है? राष्ट्रपति करता है। तो इसके पास राष्ट्रपति ही इसकी देखरेख करता है, याद रखिएगा। इमरजेंसी भी लगाना है तो राष्ट्रपति की सहायता से राज्यपाल ही लगाता है, याद रखिएगा। किसके कौन से भाग में वर्णन है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति के क्षेत्रों का वर्णन है। 244 से लेकर 244A में वर्णित है, भाग 10। अब आते हैं भाग 11 में, संघ राज्य संबंध। संघ के राज्यों के साथ कुछ संबंध होते हैं। अब लेखानुदान चाहिए, कुछ पैसे की हेल्प चाहिए, कुछ हमें कार्य करनी हो, तो वो कौन से भाग में लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 245 से लेके 263 अनुच्छेद में और भाग 11 में संघ राज्य संबंध का वर्णन, कि राज्यों के साथ केंद्र का संबंध बना रहेगा। अब ये नहीं होगा कि कोई राज्य कभी भी निरंकुश हो जाएगा, अपने मन का कार्य करेगा। अब हम 3 तरह कानून बनाए हैं, तो 28 राज्य में माना जा रहा है, 6 यूनियन टेरिटरी में माना ही नहीं जा रहा, तो ऐसा नहीं कर सकता है। इसीलिए दोनों के बीच संबंध स्थापित रखने का कार्य कौन करता है? भाग 11 करता है। अनुच्छेद कौन सा है? 243 से लेके 263 तक में इसका वर्णन है। वित्त, संपत्ति, समुदाय और वार्ड 264 से लेके 300A में, जैसा कि मैंने बताया आपको कि सरकार जब चाहे तब, अगर उसको आपकी जगह की जरूरत हो, वहां पे अगर नेशनल हाईवे है, वहां पे मंदिर है, वहां पे आपका घर है, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो आपके धर्म का सम्मान करेगी, आपका सम्मान करेगी, कुछ पैसे आपको चुका के वो जगह आपसे ले सकती है। फ्री में नहीं, पैसे चुकाने के बाद आपसे वो जगह ले सकती है। इसलिए इसे संपत्ति का अधिकार भी करते हैं। इसलिए यहाँ लिखा हुआ ना, वित्त, संपत्ति, समुदाय। भाग 13 में है राज्य के अंदर व्यापार वाणिज्य का वर्णन है, कि एक राज्य दूसरे राज्य से व्यापार करेगा, दूसरा राज्य तीसरे राज्य से व्यापार करेगा। वो कौन से भाग में वर्णित है? तो भाग 13 में वर्णित किया गया है। आर्टिकल नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय जीएसटी चर्चा में है, बजट में भी आया था, कुछ प्रावधान उसमें कम किए गए थे, टैक्स में रिलैक्सेशन दी गई थी, तो उसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद नंबर 301 से लेकर 307 में। संघ राज्य सेवाएं, संघ राज्य के अधीन सेवाएं। अब जैसे संघ राज्य के अधीन जो सेवाएं होती हैं, आप सुने होंगे कि संघ राज्य के अधीन सेवाएं जो होती हैं, यूपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, और यहाँ तक कि उसमें जो यूपीएससी के द्वारा कैंडिडेट की जाए सेवाएं होगी, उन सभी का वर्णन किसमें किया गया है? उन सभी का वर्णन किया गया है संघ राज्य के अधीन सेवाएं। जैसे यूपीपीसीएस हो गया, ठीक, यूपीएससी हो गया, 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं, 315 में यूपीएससी है, और उसी के अंतर्गत पूरी राज्य की भी सेवाएं शामिल की जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 के ए में वर्णित है अधिकरण। अधिकरण मतलब राज्य किस तरीके से राज्यों का निर्वहन करेगी, उनके कार्यों का वर्णन करेगी, वो भाग 14 के ए में लिखा गया है। निर्वाचन, इलेक्शन कमीशन, जो राज्य होता है क्या करता है? चुनाव किस तरीके से कराना है, चुनाव का वर्णन किस तरीके से होगा, कौन से राज्यों में कौन चुनाव कराएगा। देखिए पूरे भारत में अगर चुनाव कराना होगा तो इलेक्शन कमीशन कराएगा, राज्यों में चुनाव करवाना होगा इलेक्शन कमीशन कराएगा, लेकिन ग्राम पंचायत का चुनाव कराना होगा तो राज्य इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत किया जाएगा। ये जो है निर्वाचन आयोग के बाद किसमें की गई है? 324 से लेके 329A में इसका वर्णन किया गया है। चलिए 16 में देखते हैं। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की बात की गई है। 330 से लेके 342 तक में इसका वर्णन किया गया है। अब जैसे मान लीजिए मैं ST/SC कैटेगरी का हूँ, ठीक, मेरे पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, तो सरकार क्या करेगी? कुछ हमें छूट देगी। जैसे कि मैं जर्नल हूँ तो अब मुझसे 700 रुपया फॉर्म भरने का फीस लेती है, लेकिन मैं ST/ST कैटेगरी का हूँ तो हमसे कितना लेगी? हो सकता है वो 200 ले, हो सकता है ले ही ना। हमें यात्रा करने में भी छूट देगी, हमें जॉब में भी छूट देगी। इन सभी की सुविधाएं कौन से भाग के तहत प्रदान की जाती है? तो भाग 16 के तहत। इसलिए बोलते हैं ना, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध का वर्णन किया गया है। क्या किया गया? विशेष उपबंध का वर्णन किया गया। अब देखिए 17 में क्या किया गया है? राजभाषा का वर्णन। देखिए राजभाषा हम लोग की क्या है? वो ही हिंदी है। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग ने सुना हुआ है कि 8वीं अनुसूची में, ठीक, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है, ठीक, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। तो उस समय जो शुरुआत में भारत का संविधान बन के तैयार हुआ था, तो उस समय 22 भाषा तो शामिल नहीं थी। धीरे धीरे जोड़ते 22 भाषाएं हो गई। तो इसमें वर्णन किया गया है किसका? राजभाषा का। जो राजभाषा क्या है? हम लोग की हिंदी है। आर्टिकल कौन सा है? 343 से लेके 351 तक। लिपि कौन सी है? देवनागरी है। 18 में क्या है? आपातकाल उपबंध का वर्णन है, इमरजेंसी प्रोविजन। जैसे 352 के तहत क्या लगता है? राष्ट्रपति राज्यों में क्या लगता है? पूरे भारत में क्या लग जाता है? इमरजेंसी लग जाती है। 356 के तहत क्या होता है? 356 के तहत जो राज्यपाल है राष्ट्रपति की सहायता से राज्यों में क्या लगाएगा? राष्ट्रपति शासन लगाएगा। और 360 में क्या दिया हुआ है? 360 में जो आज तक कभी लगा नहीं है,
हो सकता है लग भी जाए, कोरोना काल चल रहा है क्योंकि सरकार वैसे भी रो ही रही है। तो 360 के तहत वित्तीय आपातकाल का वर्णन है कि मान लीजिए राज्यों के पास या भारत के किसी भी सरकार के पास खाने पीने के लिए, पैसे के लिए, कुछ भी करने के लिए पैसा न रह जाए तो फिर क्या लगेगा, वित्तीय आपातकाल लगेगा। और इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अगर एक बार वित्तीय आपातकाल लग गया तो इसको संसद से पास नहीं कराना होता है। लेकिन राष्ट्रपति शासन और इमरजेंसी में क्या होता है, दोनों में संसद से 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने के अंदर बिल बार बार पास कराना पड़ता है। लेकिन इसके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया। जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक लगा सकता है, उसके मर्जी के ऊपर निर्भर करता है। जब तक पैसा ना आएगा तब तक क्या करेगा, सबको घर में बंद करके रखा रहेगा कि भैया बैठे रहो, अभी हम लोग पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, मरो तुम, ऐसे ही करेगा। ठीक, तो भाग 18 में वर्णन है किसका, आपातकाल का, 352 से लेके 360 अनुच्छेद तक याद रखिएगा आप लोग। ठीक, 19 में क्या है, 19 में प्रकीर्णन का वर्णन है कि राज्यों के प्रावधान किस तरीके से लागू किए जा रहे हैं, राज्यों को सही से सुविधाएं प्राप्त हो रही है कि नहीं है, ये सभी चीजों का वर्णन किसमें किया गया, भाग 19 में किया गया और 361 से 367 तक में। इसमें कुछ जैसे कि मान लीजिए अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र को भी मिल जाते हैं आपको। ठीक है, भाग 20 में संविधान संशोधन। अभी देखिए संविधान संशोधन इतना व्यापक हो चुका है, इतना ये व्यापक हो चुका है। अभी देखिए हाल फिलहाल में एक संविधान संशोधन किया गया है, अब बताना चाहता हूँ, चलिए इसी से 104 संविधान संशोधन। आम इंडियन के लिए जो आरक्षण होता था लोकसभा में 2 सीटें होती थी ना आम इंडियन के लिए, वो क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन, 104 संविधान संशोधन। ये आपसे पूछ सकता है। अब देखिए मान लीजिए जीएसटी आया था तो 101वां संविधान संशोधन था, 279 ए में इसको शामिल किया गया, आर्टिकल नंबर 279 ए में शामिल किया गया। किसके तहत, संविधान संशोधन के तहत। संविधान संशोधन इतना व्यापक है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए 3 चीजों पे संविधान संशोधन कभी नहीं हो सकता है। देखिए, एक तो मनी बिल पे नहीं हो सकता, ठीक, संयुक्त अधिवेशन पे नहीं हो सकता, और एक और चीजें होती हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किए जाते हैं उस पे नहीं हो सकता। उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है लेकिन उसमें संविधान संशोधन का कोई प्रावधान नहीं है। उसके तहत राज्य कुछ भी नहीं कर सकती, संसद कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि राज्यसभा जो और लोकसभा की जो अधीन सेवाएं हैं वो क्या होती है, अखिल भारतीय सेवाएं होती है। वो भी क्या करती है, राज्यसभा के पास कुछ शक्तियां प्राप्त है। लेकिन मनी बिल जो है, धन विधेयक है, उसके लिए किसके पास शक्तियां प्राप्त है, लोकसभा के प्राप्त है। लोकसभा जो क्या करता है, लोकसभा का अध्यक्ष क्या करेगा, लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की बैठक करेगा। लेकिन संविधान संशोधन धन विधेयक पे तो कभी नहीं हो सकता है। कहां से लिया गया ये भी याद कर लीजिए, क्या पता आपको याद ही हो। तो लिया गया कहां से, साउथ अफ्रीका से, जहां से एबी डिविलियर्स है। 360 है ना, 368 उसमें 8 प्लस करके याद कर लीजिए। 368 में क्या किया गया है, संविधान संशोधन की बात की गई है, साउथ अफ्रीका से लिया गया। अस्थायी संक्रमणीय विशेष उपबंध। अब जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे कानून बनाने पड़ जाए जो हमें अति आवश्यक हो, जैसे धाराएं होती है, वन संरक्षण अधिनियम की धारा 1972, और क्या नाम है, प्रावधान किए गए हैं उसको बदल के 2002। फिर क्या कर सकते हैं, CPI, SI, ये सब जो धाराएं होती हैं जो राज्यों में लागू की जाती हैं, कोई वन के लिए हो जाएगा, कोई किसी जाति के लिए हो जाएगा, या फिर किसके लिए हो जाएगा, किसी जानवर के लिए हो जाएगा, सबका वर्णन किसमें किया गया है, भाग 21 में किया गया है। 22वां कुछ खासा नहीं है, अच्छा बस आप याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन भी आज तक पूछा ही नहीं गया है, लेकिन अब 22 भाग है तो याद कर लीजिए। फिलहाल ये 22 भाग मैंने आपको नहीं बताया, 25 भाग बताए, क्योंकि वर्तमान में 25 भाग है। इसको निरस्त करने के बाद भी याद रखिएगा, क्योंकि ये करंट डाटा है तो मैं आपको करंट दे रहा हूँ। यूट्यूब पे आपको जितनी भी वीडियोस पड़ी मिली है ना, वो करंट नहीं है, वो उसमें 22 भागों का ही वर्णन किया गया। हो सकता है 22 भी ना हो, क्योंकि ABC सब छोड़ देते हैं। तो मैंने आपको कोशिश किया है कि आपको पूरा का पूरा इसमें बता दूं। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी और प्राकृतिक निरसन की बात की गई है कि मतलब मान लीजिए किसी भी कार्यों को करना होगा संसद में, तो हो सकता है या तो हिंदी में बात करें या तो भी क्या किस में बात करेंगे, इंग्लिश में बात करें। लेकिन संसद में कभी आपको ये नहीं बोला जाता है कि आप हिंदी और इंग्लिश में ही बात करिए। आप क्या कर सकते हैं, अपनी किसी भी भाषा में बात कर सकते हैं, आपकी मर्जी, दूसरे को समझ में आए ना आए, लेकिन पीठासीन अधिकारी को समझ में आना चाहिए। अब संसद का पीठासीन अधिकारी कौन होता है, लोकसभा में कौन हो जाएगा, ओम बिरला हो जाएंगे, जो अध्यक्ष होते हैं उन्हीं को पीठासीन अधिकारी बोला जाता है। राज्यसभा में कौन हो जाएंगे, उपसभापति हो जाएंगे, वेंकैया नायडू हो जाएंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर देखिए, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया ना, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो उसको बार बार सुनिए, क्योंकि ये करंट आता है, ये आपको 100% किसी न किसी एग्जाम में मिल जाएगा। हालांकि अभी तो एग्जाम होने वाला है नहीं, एग्जाम जब भी होंगे 2 महीने बाद होंगे, तो 2 महीना समय बर्बाद करने से अच्छा है आप कुछ तैयारी कर लीजिए। और ये मत समझिएगा कि अभी चैनल छोटा है
तो इस पे लोग नहीं देख रहे हैं, तो आप नहीं देख रहे हैं, अरे इसमें तो बहुत कम व्यू है, इसके चक्कर में जाएंगे तो आपका 1-2 नंबर तो छूट ही जाएगा। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, नॉलेज ज्यादा बड़ी होती है, चैनल बड़ा नहीं होता है। तो अगर आपको इसका क्विज सॉल्व करना है तो हमारे RM इंस्टीट्यूट blogspot.com पे जाके आप क्या कर सकते हैं, इसका क्विज भी सॉल्व कर सकते हैं। लेक्चर करिए 2-3 बार, समझ में आ जाए तो जाके क्विज सॉल्व करिए। और मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।